तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले अभी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं। मैं चाहता हूं ये आप वीडियो गौर से देखें, क्योंकि जब मैं घर से हफ्ते की सुबह को यहां से निकला था तो मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कह के निकला था। मुझे इल्म था कि या मैं जेल में जाऊंगा और या मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने फैसला किया था कि ये ना कोई कहे कि इमरान खान अदालत में पेश होने से डरता है, और मैंने वादा किया हुआ था कि हफ्ते को मैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने आप को, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे से हुआ, जिस तरह मेरे से इस फैशिस्ट, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो मेरे से किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी से नहीं किया गया। एक आदमी अपने आप को पेश करने आ रहा है अदालत के सामने, और इन्होंने इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से सारा मोटरवे बंद कर दिया, एक लेन रखी कि सिर्फ इमरान खान अकेला इसकी गाड़ी निकले, ताकि पीछे से जो भी थे 40-50 गाड़ियां थी वो वहीं रुक जाए। वो वहां रोकी, और फिर उधर से मैं जब आगे गया तो जो रास्ते में रुकावटें आती गई, लोग पीछे से काटते गए ताकि इमरान खान के साथ कोई लोग ना हो। आखिर करते करते 4.5 घंटे मुझे लगे टोल प्लाजा से लेके पहुंचने तक। वो जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके पहुंचने से पहले कोई वजह नहीं थी, एकदम टीयर गैस शेलिंग हो गई। हम देख रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, मैं पेशी देने जा रहा हूं, लोग साथ, और लोग पता नहीं किधर से आए। मैं ये भी आपको बता दूं, हमारे कारकुन भी बड़े कम थे, लोग आम पता नहीं कहां से इर्द गिर्द से लोग आए, वो साथ चलना शुरू हो गए, उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग हुई। ये भी हमने मौजज़ा देखा कि जैसी टीयर गैस शेलिंग हुई, तेज आवाज चल रही हुई, वो उस तरफ चली गई आवाज जिधर के पुलिस शेल कर रही थी। ये भी अल्लाह का मौजज़ा मैंने देखा। और फिर आगे गए, फिर शेलिंग हो गई, फिर पत्थर मारे गए। वहां इंतशार होना था, इश्तियाल डलवाया गया। आखिर में मैं पहुंचा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पे। 40 मिनट में वहां खड़ा रहा। उधर से ऊपर से पत्थर मार रही थी पुलिस, टीयर गैस शेलिंग कर रही थी। यानी एक आदमी अपने आप को लेके जा रहा है जुडिशल अपने मैजिस्ट्रेट के सामने, यहां पूरी पुलिस 3 जगह से जमान पाक पे हमला हो रहा है कि जी ये मुझे उधर लेके जा रहे हैं, जो मैं पहले कह रहा हूं मैं जा रहा हूं। और वहां पहुंच रहा हूं, सारा रास्ता रुकावटें, और जब वहां पहुंचता हूं 40 मिनट में बाहर खड़ा हूं, ऊपर से पथराव भी हो रहा है, शेल्स भी हो रहे हैं। और जब मैं अंदर जाता हूं, ये मैं कल भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक नई चीज आज बताना चाहता हूं। जब मैं दरवाजे के अंदर जाता हूं तो जो वो मैं सीन देखता हूं, पुलिस ही पुलिस भरी हुई है। लेकिन सिर्फ पुलिस नहीं भरी हुई, रेंजर्स भी हैं। यानी मैं तो अपने आप को पेशी पे जा रहा हूं, पुलिस, रेंजर्स। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, वहां नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में। और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने, पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। तो तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर? क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था। ये सिर्फ जेल तो मैं सोचा था कि मैं जेल में चला जाऊंगा। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। फिर हमने गाड़ी निकाली। तो मैं ये आज आपके सामने ये थोड़ी सी ये वीडियो देखें, जरा गौर करें इस वीडियो पे कि उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे वकील थे, उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? मैं चाहता हूं कि मेरे चीफ जस्टिस
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लीज ये भी आप गौर से देखें, हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक आदमी कानून की बालादस्ती के लिए यहां से निकलता है, रुकावटें रोकता रोकता कोई भी होता वापस चला जाता। उसके बावजूद वो सिर्फ ये बताना चाहता था, पता होता है कि इन्होंने मुझे जेल में डालना है, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी नजर आ गई। रास्ते इतनी पुलिस एफसी तो मैंने कभी देखी नहीं है एक आदमी के लिए। अब जब जाते हैं तो जो वहां सीन्स हैं, मैं ये चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर से देखें, आपको पता चले आज इस मुल्क में हो क्या रहा है। जरा ये जरा प्लीज टेप चला के देखें। बाजी वाली बात तो से ले गए, बाद चलेगा कि खाली गाड़ियां 2:50 हो चुके हैं और ये सूरत हाल है। पोजीशन संभाली हुई है पुलिस ने और ये कुछ नामालूम अफराद भी, इनका नहीं पता ये किस इदारे से, ये कौन है। ये देखें, ये नामालूम अफराद हैं और क्योंकि इनके एड्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन है, किस इदारे से है, क्या है। आगे भी पुलिस ने ये पोजीशनें ली हुई है। ये वो रोड है जिससे आना है इमरान खान ने, ये देखें, और मुख्तलिफ उसमें लेन्स में। और ये देखें इस गेट से अंदर भी पुलिस और दीगर इदारों के लोग हैं, इस गेट के अंदर भी। बाजी वाली बात तो से ले गए, बाद चलेगा कि खाली गाड़ियां। चीफ जस्टिस साहब मैं आपको इसलिए मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। कोई कानून नहीं है इस बारी, किसी किस्म का इस वक्त कोई अदब नहीं है इस मुल्क की आइन का। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर लें। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं। जब जिस आदमी ने मुझे गोलियां मारी वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे यह बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी। जब मैंने उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और उन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, उन्होंने तो जो वहां पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या था। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये प्लान बड़ी देर का, 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। 1.5 महीने से मैं लगा हुआ था, किसी ने परवाह नहीं की। वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इनको पता है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा। इनको पता है कि मुझे गोलियां लगने से पहले सब अदालतों में मैं जा रहा था और इनको पता है कि उसके बाद भी मैं अदालतों में गया हूं, लेकिन मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जब कहीं मैं जाता हूं, हर किस्म कोई भी उस वक्त वारदात करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो यहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वकीलों को भी बाहर निकाल दिया, थोड़े से लोगों को अंदर जाने दिया, गिनती के लोग थे वहां, पुलिस रेंजर्स भरे हुए थे, नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे। ये 20 लोगों की शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता है ये कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है। और मैं, अल्लाह ने बचाया मुझे,
وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام میں سین دیکھتا مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں, پولیس نے چارج کر دیا, اوپر سے وہ اینٹیں مار رہے ہیں, اشتعال دے رہے ہیں, انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی یہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا. یہ جو لوگ 20 گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا در جانے کا. ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا. تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب, یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں, ایک کیس بھی جینوئن نہیں ہے. یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا ادھر بھی یہ قتل کریں گے, کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, یہ ذاتی مفادات, یہاں اربوں روپیہ ہے, ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے, یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے, ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے. یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اپنے مفادات کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے, نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا, وہ دشمن بھی اتنا رزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے. اب یہ جو اگلا فیز ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے, ان کو فکر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے, انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, ان کو پتہ ہے انتشار آئے گا. نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے, بزنسز باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, وزرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے, ہوٹل اس نے لیے ہوئے بینامی, آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے. ان کو تو ڈالر میں پاکستان کا روپیہ گرے, ملک تباہ ہو, ان کا کیا سٹیک ہے؟ سٹیک ہمارا ہے, ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے, وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کے در ہے ملک. یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, ملک کی فکر نہیں ہے. تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے, آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے, یہ کون سی وی آئی پیز تھے جن کو اندر جانے دیا؟ اور شکلیں دیکھیں ان کی, کیا یہ کوئی وکیل تھے؟ کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا مجھے پتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں, آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے, یہ جو محسن نقوی سے گھٹیا آدمی, یہ کرمنل آدمی ہے, اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا, آج اربوں پتی بن گیا, کدھر سے پیسہ ہے؟ زرداری کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا, الیکشن کروانے نہیں آئے, یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے, جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے, تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال میری جان بچی ہے, یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ادھر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے, یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں, یہ جیل کی نہیں ہے, جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی. دوسرا, کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے, سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. جمشید چیمہ اور مسرت ان کی بیوی
ان کے گھر 3 بجے پولیس آتی ہے رات کے, 2 گھنٹے ان کے گھر بیٹھی رہتی, چیزیں توڑ دیتی ہے. کیا ان کا جرم کیا؟ کس طرح آئے گھسے کسی کے گھر کے اندر؟ جس طرح میرے گھر میں آ کے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے, ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے. یہ ہے پولیس کا آج امیج جو یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے, یہ جو کر رہے ہیں. بدنام پولیس ہو رہی ہے, وجہ ان کی ہے, ڈرا دھمکا رہے ہیں. جتنے بھی سیریز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی, رات پولیس پہنچ گئی ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے اینٹی ٹیررزم کی, اس کے اوپر بھی دہشت گردی. وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے, ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ابڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں. کون سے قانون کے تحت؟ علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس, چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں, پوری پولیس کھڑی ہوتی, گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر. اور پھر وہی کہ پہلے اس کے اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس نے گولیاں چلائی ہیں. وہ جس طرح اس کو ذل شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بیچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پہ ڈال دیا, وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرے گھر کے دروازے توڑ کے یہاں گھسے اور یہاں کے جی کلیشنکوفs مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا, اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرول بم ملا ہے. یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے, یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پہ ڈال دی, بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ. بیچارے کمزور سے نوجوانوں, نوکروں کو اٹھا کے لے گئے, نوکروں کو مارا انہوں نے. وہ بیچارہ خنسامہ سفیر, وہ بیچارے سوکا ساتھ, اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ ساری جگہ جدھر سے ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی باہر آ گئے, یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک ہراساں پھیلایا ہوا. ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے. اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی. ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں, اب کل پہ چلا گیا. اور وہاں پورا سٹیج سیٹ اپ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے, یہ الیکشن نہ کر سکیں, ان کے لوگ بھاگ جائیں, سینئر لوگوں کو ڈرا دیں. تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ, دیکھیں ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے ہے, ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں. لیکن میں آج سے سارے ہم ان سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں. جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ, ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں, یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں. میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں, آپ سارے وہاں جا کے پولیٹیکل جو پولیٹیشنز ہیں مقامی, سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے, کسی کو آئین کی فکر نہیں ہے. ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا, مجھے بتائیں 30 اپریل کو الیکشن ہے, تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہا ہے. پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی, اس کے اوپر انہوں نے ذل شاہ بیچارہ شہید ہوا, کتنے ورکرز کو مارا. اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا اوپننگ, اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے. تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے, آئین کا قتل ہو رہا ہے. ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے, فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے, اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر, کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا. جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراساں خوف پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے تو جو یہاں ہمارے ورکرز پشتون جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو طالبان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی دہشت گرد ہے, ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی ہے. انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں. کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان
यहां पहुंचा हुआ था, उसकी दीर से स्टेटमेंट आई है कि मैं ना तालिबान थी, मैं उधर दीर में बैठा हूं, मैं कभी ज़बान पाक ही नहीं गया। इस तरह की चीजें हो रही है, डिस इंफॉर्मेशन। इनकी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं और हम दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो झूठों की मलका है उसकी तरफ से ये बार बार आ रहा है, क्योंकि वो तो ऐसे फिर रही है जैसे पाकिस्तान उसकी कोई जागीर है, कोई कानून से वो ऊपर है, वो हुक्म कर रही है कि ये करो, उसको पकड़ो, उसको माफ कर दो, मेरा बाप नेल्सन मंडेला है, उसके सारे केसेस खत्म कर दो। यानी उसको तो कोई इशू ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कोई आईन और कानून भी है। ये जो तकसीम करने की कोशिश है, इंतशार फैलाने की कोशिश है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे किसी ना किसी तरह इलेक्शन में से निकलना है। अगर किसी पार्टी, कोई पार्टी इस मुल्क में आज इंतशार नहीं चाहती, वो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं। जो इलेक्शन चाहेगा वो क्यों मुल्क के अंदर इंतशार चाहेगा? जो सारे रास्ते में कल सैटरडे को इस्लामाबाद जो हमारे ऊपर उन्होंने किया, जिस तरह के रबर बुलेट्स और ये जो टीयर गैसिंग की, जब कोई कुछ नहीं कर रहा था, पुरअमन चले जा रहे थे, इश्तियाल फैलाने की कोशिश है, किसी तरह इंतशार फैले, लोगों को जोश आए, वो वापस रिटेलिएट करें। कोशिश सिर्फ ये है। यहां भी आके ये जो इन्होंने घर पे किया है, दीवार तोड़ दी, दरवाजा तोड़ दिया, चीजें लूट के ले गए, क्या इससे लोग जो देख रहे थे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी? सारों को गुस्सा तो है। मैं बार बार लोगों को कहता जा रहा हूं कि हमने किसी किस्म की वायलेंस में नहीं, हमने किसी किस्म का हथियार नहीं उठाना, हमने कभी कोशिश करनी है कि हम पुरअमन रहे। क्यों? क्योंकि हम तो इलेक्शन से आ रहे हैं, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं, पहले ये जो इंतशार की बात है ये मैं क्लियर कर दूं। तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं चाहता, वो इलेक्शन चाहता है, वो इस मुल्क में तसादम नहीं चाहता। और दूसरी चीज जो तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमेशा ये जो जाती मफादात के लिए पॉलिटिशियंस आते हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि इंसानों को तकसीम करके, नफरतें फैला के, और फिर हम वोट इकट्ठे करें। ये बड़ा पुराना तरीका है। ये जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने किया, क्या किया? इंसानों को तकसीम कर दिया। उसने हिंदू नेशनलिज्म को उठा दिया कि आप बहुत कोई अजीम कौम है, बाकी की वजह से हम ऊपर नहीं जा सके, तो वो सारा नफरतें फैला के उसकी पावर बढ़ गई है। यही कराची में किया गया था, इंतशार फैला के, डिवाइड करके कि जी बड़ा जुल्म है, बाकी कौमें रहती थी या कराची में, उनके खिलाफ नफरत फैला दी, कराची तबाह हो गया। आज भी यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह वोट लेने के लिए मुल्क तकसीम हो, अगर लड़ाई के पंजाबी पठान को या किसी के साथ, सिर्फ ये कोशिश है। जबकि मुल्क की जरूरत है कि हम सब इकट्ठे होकर एक कौम बन के, इतना बड़ा क्राइसिस है, मुल्क को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया, हम सब मिलकर इसमें से निकलें। और आखिर में एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो फिर से इलेक्शन तो ये अब जीत ही नहीं सकते। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाज़ेह कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। और जो आदमी इस मुल्क में पता हो कि उसकी जान खतरे में, उसके बावजूद वो जाता है इस्लामाबाद की अदालत में, पता था कि 1.5 महीने से मैं कह रहा था कि मुझे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मेरे ऊपर वारदात करेंगे, उसके बावजूद मैं जाता था, सारे अपने जो लॉन्ग मार्च में खुले पब्लिक में जाता था। मौत का खौफ नहीं है उसको अपने मुल्क का खौफ है। इस वक्त मुझे डर यह है कि ये जो लोग जिनके सिर्फ जाती इंटरेस्ट है, ये सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। इस मुल्क को तबाह करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है कि एक फेडरल पार्टी
जो मुल्क को इकट्ठा कर सकती है, उसके सरबराह को कत्ल कर दो। ये कोशिश है, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फौज को वर्गलाएं हमारे खिलाफ, कि जी देखें वो कर दिया, सोशल मीडिया पे ये कर दिया। सोशल मीडिया को समझ लें सब, किसी का कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया पे। जब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो चला, वो सारे ट्विटर के रिकॉर्ड टूट गए। क्या हमारे पास इतने लोग हैं कि इतनी ज्यादा हम ट्वीट्स कर सकते थे? ये पब्लिक की दिल की आवाज थी। जो सोशल मीडिया है, ये सबसे बड़ा एक डेमोक्रेसी का एक नई चीज आ गई है। जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज आ गई है। जो ये नहीं समझता वो कहेगी जी इसके कहने पे कर रहा है। कोई किसी के कहने पे कुछ कर सकता है? लोग अपनी अब आवाज बुलंद कर सकते हैं, लोग बुरा भला कह सकते हैं। और जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी, उनको तो खौफ ही अब कोई नहीं है, उनको तो कोई पकड़ नहीं सकती, या FIA आके और रात को बंद करके उनको कमरों में मारे, वो तो बोल सकते हैं। तो ये आवाज सुने लोगों की, बजाय ये कि जी तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है, कोई गलत काम कर रही है। वो अंग्रेजी में लफ्ज है स्मेल द कॉफी। देखिए किधर जा रहा है मुल्क, लोग किधर जा रहे हैं। और ये मीनार पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जलसा ना हो। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आज चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी पब्लिक निकलेगी मीनार पाकिस्तान। आपको पता चल जाएगा कि कौम खड़ी किधर है। आपको लोग अब जो भी रुकावटें करेंगे वो आएंगे लोग, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं मुल्क से क्या हो रहा है। लोग बेवकूफ नहीं हैं। जो समझता है कि पब्लिक जानवर है, भेड़ बकरी है, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। अब्राहम लिंकन की एक सबसे बड़ी सही है, बड़ा दानिशवर था, प्रेसिडेंट भी था। उसने कहा आप थोड़ी देर के लिए सारी कौम को बेवकूफ बना सकते हैं, और सारा वक्त थोड़े से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त सारी कौम को आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। और ऊपर से सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज्यादा शऊर है जो कभी इन सारी तारीख में कभी नहीं था। तो मैं फिर से कहता हूं, मुल्क की खातिर ये जो रास्ते पे निकल गए हैं, खुदा के वास्ते होश करें। ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये इस मुल्क की तबाही का रास्ता है। इसका सिर्फ, फिर से मैं कहता हूं, हम कोई चीज डिमांड नहीं कर रहे, किसी की मदद नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन लेके आए, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और उसके बाद माशी स्टेबिलिटी आए, माशियत को उठाएं। उसके बाद जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई आज इस जो माशियत तेजी से जमीन में घुसी चुकी है, और शर्मनाक बात यह है कि सेनेट में खड़ा होकर इसहाक डार कहता है कि जी IMF ने हमें कहा कि कोई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करो, या जो मैंने मिसाइल प्रोग्राम को। यानी इससे खतरनाक बात क्या है? मैंने बल्कि तकरीबन 10 महीने पहले मैंने एक बात कही। मैंने कहा जब एक कौम का दिवालिया निकल जाता है तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर कौम का दिवालिया निकलेगा तो उसका अगला मसला ये होगा कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेज होंगे। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डिसआर्म किया जाए। और मुझे लग रहा है कि ये उसी तरफ ये अब बातचीत शुरू हो गई है कि जी हमारा दिवालिया निकल गया, अब IMF तब मदद करेगी अगर हम ये करें, यानी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसलिए मैं आखिर में फिर से अपने चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि ये जो मेरे से हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, ये मुझे मारने की साजिश थी, ये ट्रैप था। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे नामालूम अफराद कौन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्लान इनका क्या था। जेल में नहीं था, जेल भी प्लान था, लेकिन मारने का प्लान था। और इसी तरह अगर मुझे एक्सपोज करते रहेंगे तो ये ज्यादा देर नहीं है, कभी ना कभी तो ये कामयाब हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा इसका कि अगर जो मेरे ऊपर कत्ल किया, गोलियां चलाई, उसका तो हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, वो तो अदालत में नहीं जाता। और मेरा जिसने मारने की कोशिश की वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर उसको लेके जा रहे हैं, सारा वक्त इतने सफर कर रहा है, पब्लिक में एक्सपोज्ड है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा
کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں. مجھے کوئی چیز چھپانے کی، نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں، نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی. میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ایک وہ کریں، اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس، جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.